like to start with Dr. Saeed Akhtar. And Dr. Saeed, we all know him as a surgeon, but he happens to be an epidemiologist and a researcher and also a scientist. और तमाम लोग माशाल्लाह इनको जानते हैं. He was the founder of the Pakistan Kidney and Liver Institute in Lahore. Shifa में transplant start किया. So Dr. Saeed, since we have heard you many times on TV and other places, and you're very mashallah very vocal about COVID. So मैं आपके से जो सवाल करूंगा वो ये है कि एक तो ये कि हमें बताएं कि जो दूसरे मुल्क COVID-19 के अंदर जो उन्होंने एक्शंस लिए या पॉलिसीज उनके जो थी, एंड इफ दे सक्सीडेड, तो उसका एक रिव्यू आप हमें दे सकें, और द एपिडेमियोलॉजी बिहाइंड कोविड सिंस यू आर एपिडेमियोलॉजिस्ट. और पाकिस्तान में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, क्या वो एग्जिस्टिंग कोविड या अल्लाह ना करे इससे वर्स सिचुएशन को हैंडल कर सकता है? और जो आखिरी मेरा इसमें जो कंपोनेंट है वो है कि इज लॉकडाउन अ रॉन्ग अप्रोच? बिकॉज अब WHO भी हमें कह रहा है कि जी वी नीड टू लर्न टू लिव विद COVID-19. So your take on this, please. Thank you so much for inviting me. It's an honor to be with you. You have always done a phenomenal job, mashallah, and we are really proud of you. देखिए, इससे पहले कि मैं इस मौजूद पे बात करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं. वी डोंट नो. यानी हमें जो एक नया वायरस है उसका क्या बायोलॉजिकल बिहेवियर होगा, उससे इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होगा, कैसे वो अपनी शेप चेंज करेगा, कैसे उसका इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलेगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मतलब एज द डे प्रोग्रेसेस अ न्यू थ्योरी कम्स. तो बेसिकली हम अभी एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम कुछ सीखने की कोशिश करें. कैसे वो चीन से शुरू हुआ और फिर आगे फैला, फिर कैसे चीन ने उस पर काबू पाया, फिर कैसे हमने देखा साउथ कोरिया ने टेस्टिंग की और उस पर काबू पाया, फिर कैसे हमने देखा कि अमेरिकन का और यूरोपियंस का एक बड़ा लैक्स एटीट्यूड था. तो एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उस सारे गेम में कुछ महीने पीछे हैं. तो ये एक अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि वो हमें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है कि दूसरों ने क्या गलतियां की और हम कैसे वो गलतियां रिपीट ना करें. तो चूंकि इसका कोई हमारे पास ना कोई दवा है, ना कोई वैक्सीन है और ना कोई और इलाज है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसका जो वाहिद इलाज है वो अपने आप को आइसोलेट करना है. और आइसोलेट करने का एक ही तरीका है कि किस तरह से अपने आप को हम सोशली आइसोलेट करें, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीजन्स को बचाए. तो लॉकडाउन की तरफ आते हैं. तो मैं आपके आखिरी सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि देखिए, जो आपने कहा ना WHO ने कि हमें इसके साथ रहना है, तो क्या लॉकडाउन फिर ठीक तरीका है? तो WHO ने ही 6 कंडीशंस डिस्क्राइब की हैं कि जिन कंट्रीज ने अभी लॉकडाउन खोलना है उनको ये क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे. उन 6 क्राइटेरिया में हम एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं करते. पहला उनका क्राइटेरिया ये है कि जब वो ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ जा रही है, यू कैन नॉट स्टॉप द लॉकडाउन एट दैट टाइम. पाकिस्तान में हमने टेक ऑफ किया, पहले हम टैक्सी कर रहे थे, अब टेक ऑफ की स्टेज पे हैं, और अब हमारी आप देख रहे हैं बाय द डे एवरी डे कहाँ 2-4 केसेस, फिर 10-12 केसेस, फिर कहीं 50 केसेस, फिर 100 केसेस, और हम हजारों में पहुंच चुके हैं. तो वी आर एक्चुअली ये जो एपिडेमियोलॉजिकल टर्म्स में ये एक्सेलरेशन इंटरवल कहलाता है एपिडेमिक या पेंडेमिक स्प्रेड के अंदर. तो आप एक्सेलरेशन इंटरवल में कभी भी लॉकडाउन को नहीं बंद करते. नंबर 2, WHO ने बहुत क्लियरली कहा कि उस वक्त बंद करें जब आपने मैसिव स्केल पे टेस्टिंग कर ली हो. हमने कोई टेस्टिंग की ही नहीं. हमारी जो टेस्टिंग है, मेरे ख्याल इट्स अ डिसग्रेसफुल नंबर दैट वी इवन टुडे, यानी हम जो मेरा बहुत बड़ा जोर है लास्ट 8 हफ्ते से कि खुदा के वास्ते टेस्ट करें ताकि हमें पता चले. अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए कि जर्मनी ने सीखा, और मैं हमेशा my hats off to the chancellor because she's a basic scientist. She understands the game. उससे early in the game 50,000 से 1 लाख लोग डेली टेस्ट करने शुरू किए, और जो अनहेल्दी पॉपुलेशन को उसने क्वारंटीन किया, हेल्दी पॉपुलेशन को उसने काम पे लगाया. तो इस तरह से उनकी जो डेथ रेट है कंपेयर टू, इवन तो उनका नंबर बहुत हाई है बट उनका डेथ रेट इज वेरी वेरी लो. तो ये वो चीजें हमने सीखी. फिर तीसरी बात ये है कि अब हम जिस तरफ जा रहे हैं कि हमारी ये एंटीबॉडीज बनेंगी, क्या एंटीबॉडी पॉजिटिविटी आएगी, क्या एंटीबॉडी ये रिफ्लेक्ट करती है, ये मेरा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि हमें करना क्या चाहिए. तो ये इतने अननोन वेरिएबल्स हैं. और लास्ट चीज ये है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना जकी, वो बिल्कुल तैयार नहीं है उस
उस कैटास्ट्रोफी को जज्ब करने के लिए जो हमने यूरोप और अमेरिका में देखी। तो हमें अल्लाह से पहली बात तो ये कि हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, बिल्कुल मालिक है और हमें पता है कि पत्ता भी जब अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता, तो ये तो उससे बड़ी बात है। Having said that, as a scientist, we need to do what is the right thing to do. और राइट थिंग ये है कि इस पॉइंट पे अगर हमने लॉकडाउन खोल दिया तो वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजास्टर लेके आ सकता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं हमारी डेथ्स बहुत कम है, एग्री के डेथ बहुत कम है, लेकिन दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। जिन लोगों की डेथ्स हो रही हैं वो लोग हैं जो हमें बहुत लोगों को पता नहीं। देखिए, हमें सबको पता है कि कोविड की जो टेस्टिंग है पीसीआर के जरिए भी वो तकरीबन 2/3 जो है वो पॉजिटिव होगी, 1/3 जो है वो फॉल्सली नेगेटिव होगी। तो हमें नहीं पता कि जो लोग मर रहे हैं वो कोविड से मर रहे हैं कि नहीं मर रहे। वैसे ही हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इवन जो लोग आ रहे हैं, हमने प्राइमरी टेस्टिंग से लेके सेकेंडरी टेस्टिंग, कॉन्टेक्ट टेस्टिंग, अब हम एपिडेमिक को स्टेज में पहुंच चुके हैं। इवन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी अब प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉसिबल हो गई है, और खासतौर पर विद ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन जब हर चीज हौच पौच हो गई है, आप कैसे ट्रेस करेंगे? तो हम एक इंतहाई गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और वो जो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, इल्ला मा रहिमा रब्बी, के सिवाय इस पे कि अल्लाह अगर हम पे रहम कर दे, तो हमारा साइंटिफिकली स्पीकिंग वी आर नॉट हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। चलिए, सही है। I'll definitely come back to you on this. I'll come back to Dr. Saeed. And again, we need to understand, because again, Pakistan is opening up. The Supreme Court has given a verdict. Everyone is talking about it, and we can have different views on it. लेकिन herd immunity के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अगर बात करें, does that work for us? 60-70% population को अगर आप जो है वो पहुँचना चाहते हैं, तो smart lockdown है क्या? What is the smart way of a smart lockdown from a scientist or from a physician's perspective? मैं एक और चीज चाहूँगा, because I know that you are also you have interest with technology, and that's what I've been doing. So we have seen कि एकदम से पूरी दुनिया में टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी की जो एक सर्ज आई है, और सर्मो का भी रिसेंट एक सर्वे हुआ, उसके अंदर 90% से ज्यादा फिजिशियंस इन द यूएस जो उन्होंने सर्वे किया, आई थिंक 1400 फिजिशियंस का सर्वे था वो, उसमें दे सेड दैट वी आर यूजिंग टेलीमेडिसिन। गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो रेगुलेशंस ईज ऑफ कर दी हैं। सो आई वांट टू आस्क यू कि आप टेक्नोलॉजी का रोल नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेलीमेडिसिन बट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सिम्टम चेकिंग की हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, तो क्या उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं? एंड देन विल देयर बी अ सेकंड वेव इन पाकिस्तान? सही पर इससे पहले कि मैं इसका आंसर करूं, बहुत ब्रीफली मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि आपने पूछा कि कितने लोगों को टेस्ट करें, तो एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट जब आप ये डेटा करते हैं दुनिया भर में, तो 1 to 2% पॉपुलेशन को करना चाहिए, विच मीन्स के पाकिस्तान में 22 से 44 लाख लोग कम से कम टेस्ट हो, तो हम कहेंगे कि कुछ थोड़ा सा डेटा हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हम सब डेटा ड्रिवन लोग हैं। साइंस डेटा से ड्राइव करती है, डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी जो एंटीबॉडी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो क्विकली मैं शेयर कर लूँ। देखिए, और अगेन एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, जब आप किसी एपिडेमिक को ट्रेस कर रहे होते हैं, तो आपका पर्पस ये होता है कि हम किस तरह से डिजीज को कंटेन करें। हमारा तो पहला जो इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि कौन आदमी है जो इन्फेक्शियस है, जो दूसरे को बीमारी लगाएगा। उसका वाहिद तरीका टेस्ट करने का पीसीआर के जरिए है, दैट्स नॉट द एंटीबॉडी। तो टिपिकली इन एपिडेमिक्स के अंदर जब वो उसका जो अपस्ट्रोक मुकम्मल हो जाता है, प्लेटू आ जाता है, और फिर डाउन स्ट्रोक है जिसको डिसेलरेशन, एपिडेमियोलॉजिकल टर्म में उसको डिसेलरेशन इंटरवल कहते हैं, वहां पे जब वो बिल्कुल नीचे पहुंचता है, उस वक्त फिर आप एंटीबॉडी टेस्ट शुरू करते हैं। और उसकी रीजन ये है कि अगर आज आप एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो वो इंडिविजुअल के लिए तो ठीक है, मैंने ये अपनी एंटीबॉडी टेस्ट करा ली, आपने करा ली, मुझे पता चल गया, लेकिन एज अ पब्लिक पॉलिसी डिसीजन मेकर, जब तक मुझे वबा का जोर नहीं टूट जाता और मुझे पता है कि नए केसेस नहीं हो रहे, उस वक्त तक एंटीबॉडी को टेस्ट करके ये देखना कि हमारे उसमें क्या परसेंटेज निकल रही है, वो बिल्कुल एक मीनिंगलेस नंबर होगा। और इसी फॉर दिस रीजन एग्जैक्ट WHO ने मना किया कि एंटीबॉडी टेस्ट ना करें, पाकिस्तान ने भी मना किया हुआ कि ना करें, और अमेरिका में भी फिर उन्होंने क्या किया कि 10,000 का एक एज अ रिसर्च
सेट बनाया कि अच्छा पूरे मुल्क से आप उसमें एंटर करें और देखेंगे क्या ट्रेंड्स है, बट दैट्स अ रिसर्च टूल। तो जो हम जिस एंटीबॉडी बात कर रहे हैं वो मेरे और आपके लिए इंडिविजुअली तो कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, बट फॉर टू ट्रेस एन एपिडेमिक अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू द एंटीबॉडी टेस्टिंग, दैट्स माय ओपिनियन। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर कमिंग टू जो अब हमने बात की, तो उसी से हर्ड इम्यूनिटी की बात आती है कि बात ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो एक बड़ा टची और डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन बात ये है कि हमने, जैसे मैंने शुरू में अपनी बात में कहा कि हमें इस वायरस की बायोलॉजी का नहीं पता। बहुत से लोगों में वायरस पॉजिटिव हो गया, एंटीबॉडीज आ गई, देन द एंटीबॉडीज डिसअपीयर्ड। अब मैं आज ही डेटा देख रहा था, लेटेस्ट डेटा, कि स्पेन में उन्होंने जब वो एंटीबॉडी अब शुरू की, और जिस तरह अब यूरोप भी शुरू कर रहा है, क्योंकि वो उनकी जो ग्राफ नीचे डिसलरेशन फेज में आके वो अब डाई डाउन कर रहे हैं, तो अब जब वो एंटीबॉडी टेस्ट करनी शुरू की तो सिर्फ 5% पॉपुलेशन में एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आई। जापान में सिर्फ 2.5% एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आई। तो पॉइंट ये है कि क्या ये एंटीबॉडीज हमें कोई प्रोटेक्शन दे रही है? अगर हम अपने आप को खोल दें और एक्सपोज कर दें तो ये उस वक्त तो हम कर सकते हैं, या तो हमारे पास दो ही प्रिंसिपल्स होते हैं हर्ड इम्यूनिटी के। एक ये कि हमारे पास एक वैक्सीन है, हमने पब्लिक को वैक्सीनेट करके अपने आप को 60-70% 50 से 70% भी आबादी को अगर आपने वैक्सीनेट कर दिया, या वो नेचुरली इन्फेक्ट होकर रिकवर कर गए, तब तो हर्ड इम्यूनिटी की कोई सेंस बनती है। अदरवाइज इट विल बी एब्सोल्युटली अ डिजास्टर एंड एक्सपोजिंग आवर पॉपुलेशन टुवर्ड्स अ डेथ ट्रैप। अच्छा, फिर एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम जिस माहौल में रहते हैं, अमेरिका के लिए हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट है, हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी डिफरेंट है, और मैं उसको थोड़ा सा क्वालिफाई करना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना में हम सबको पता है कि 80% लोग शायद मिनिमली सिम्टोमेटिक हों, लेकिन वो पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो दूसरों को मार सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, और उन्हीं से बचाने का मकसद था ये जो आइसोलेशन और पब्लिक हेल्थ मेजर करने का था। तो अब हर्ड इम्यूनिटी में जो हमारा कल्चर है वो ये कि दादा अब्बा जान भी घर पे रहते हैं, दादी अम्मा भी घर पे रहती हैं। अच्छा, अमेरिका में और यूरोप में जो बूढ़े लोग हैं वो एक अलग सिस्टम्स में रहते हैं जहाँ पे कि उनको आइसोलेट करना रिलेटिवली आसान है। तो पाकिस्तान में इस चीज को खोलना इस उम्मीद में कि हम हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे, ये विल बी अ टोटल डिजास्टर एंड ओपनिंग आवर एल्डर्स, गिविंग लाइक अ डेथ सेंटेंस टू आवर एल्डर्स। तो क्योंकि अभी ये वो वायरस है जिसकी एंटीबॉडीज के बारे में ही हमें नहीं पता कितनी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं। इस वक्त जो बचाव करना है वो हमने एंटीजन से करना है, कि जो वायरस है उससे करना है, और उसका एक ही तरीका है जो लॉकडाउन और जो हमने उसकी बात की। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहा स्मार्ट लॉकडाउन। देखिए, अभी जिस चीज को हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, मेरी नजर में वो एक स्टूपिड लॉकडाउन, और वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर, हम साइंटिस्ट हैं, हम डेटा ड्रिवन लोग हैं। डेटा हमें बताता है कि जी इस इलाके में ये हीट मैप जनरेट करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट के, यहाँ पे इतने लोग पॉजिटिव है, यहाँ पे इतने लोग पॉजिटिव है। हम जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि एक मोहल्ले में इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे क्लस्टर बनेगा, फिर हम जाएंगे और उसको लॉकडाउन कर देंगे। मेरे भाई, वो तो बहुत लेट हो चुका होगा, बिकॉज 90% लोग, 80% तो वो लोग हैं जहाँ वो क्लस्टर बनेगा ही नहीं, वहाँ वो स्प्रेड कर रहे हैं अपने सांस से और अपने टच करने से और दीगर चीजों से। लिहाजा जिस चीज को हम स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं वो बहुत स्टूपिड लॉकडाउन है मेरी नजर में, क्योंकि आप डिजीज के होने के बाद कर रहे हैं। यानी आप जब वो बिगल बच गया, जंग शुरू हो गई, तो फिर ये स्मार्टनेस तो ना हुई। स्मार्टनेस तो ये होती है कि आप उसको पहले, स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एंटिसिपेट करें, अपना हीट मैप जनरेट करें और वहां से उसको फिर आप वो कर सकें। दूसरी बात ये, बेखरी हम जब कोरोना से थोड़ा गुजर चुके होंगे 6 महीने के बाद, दुनिया बदल चुकी होगी, हर लिहाज से दुनिया बदल चुकी होगी। The way we talk, the way we treat, the way we do business, etc. etc. एक बिल्कुल नई दुनिया का आगाज होगा, और मैं समझता हूँ इसमें टेली मेडिसिन एक बहुत मेजर अपना वाइटल रोल बनाएगी। और दिस द रीजन कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेस को, जो टेली मेडिसिन, जैसे आप जैसे लोग जो इसमें नॉलेजेबल और एंटरप्रेन्योर किस्म के लोग हैं, उनको लीड लेना चाहिए, बिकॉज ये दुनिया की नीड बनेगी। तो हम कल जब रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, तो शायद हम कपड़ा एक्सपोर्ट ना कर सकें, लेकिन हम टेलीमेडिसिन के टूल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें इस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। और इसी रेफरेंस में ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ कि हम कितनी ट्रेजेडी है, ये कितनी ट्रेजेडी है कि 2020 में बैठे हुए हैं, सारे टूल्स आपके हैंड पे अवेलेबल हैं, और आज भी हमारे पास ये डेटा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है कि किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं। मतलब इट इज अ डिसग्रेस। मैं बिल्कुल सख्ती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, इट्स अ शेम कि आज से 35 साल पहले जब मैं रेजिडेंसी कर रहा था न्यूयॉर्क में,
तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर आ रहा होता था और वॉकी टॉकी की मुझे पता था कि हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक गन शॉट वूंड के साथ या फलाने इतना हाइपोटेंसिव पेशेंट आ रहा है। तो मतलब आजकल जब हमें ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, डैशबोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो क्या रीजन है कि सिंध गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये डैशबोर्ड्स नहीं बनाती कि भाई हमारे पास इंडस अस्पताल में 20 बेड हैं, उसमें 15 खाली हैं, जैसे 16 पेशेंट डिस्चार्ज हुआ उन्होंने कहा 16 खाली हो गए, 3 वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। और फिर ये सारे टूल्स जो है ये सेंट्रली कनेक्टेड होने चाहिए एम्बुलेंस सिस्टम के साथ, ताकि हम डॉक्टर फुरकान जैसी ट्रेजेडी को दोबारा इसमें ना देख सके। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सेकंड वेव इज अ वेरी रियल। ये आज ही मैं देख रहा था कि चाइना में ने 110 मिलियन लोगों को नॉर्थ ईस्ट चाइना में लॉकडाउन कर दिया है। 110 मिलियन आज पंजाब की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन है। तो द सेकंड वेव रियलिटी, और अगर आप याद करें 1918 के फ्लू की, तो ट्राई मॉडल कर्व था उसका, पहले छोटी सी कर्व आई, सबने कहा लॉकडाउन किया, मेजर्स दी, सब लोग बड़े खुश हो गए। जो सेकंड वेव थी वो सुनामी वेव थी जिसने मैक्सिमम लोगों को मारा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी बहुत एहतियात की जरूरत है। हमें जो भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है और इवन जो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग है, उसमें जब तक आप इल्म को नहीं लेके आएंगे, साइंस को नहीं लेके आएंगे, हम इस तरह के डिसीजन करेंगे तो फिर अल्लाह ताला भी उन लोगों की मदद नहीं करता। जैसे डॉक्टर टीपू ने भी कहा कि हमारे रसूल बता गए हमें कि क्या करना है, हम उसको भी नहीं फॉलो कर रहे, और जो इल्म कह रहा है और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, फिर हमारे सिस्टम्स भी ज़की रेडी नहीं है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो आज तक अपने बच्चे को प्रॉपर गाउन नहीं दे पाए, प्रॉपर मास्क नहीं दे पाए। हम हमारे यहाँ फिट टेस्ट भी होता है N95 के लिए, सारे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग N95 लगा के समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, जबकि N95 का फिट टेस्ट होता है। तो हमें बहुत पढ़ाने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। सईद भाई, आप so your last, the take home few 2 or 3 liners, what has COVID-19 taught us? तो बेसिकली कोविड-19 हैज रियली टॉट अस कि अगर आप अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो तबाही होगी, अपने सिस्टम्स को नहीं बनाएंगे तो तबाही होगी, अपनी जो हेल्थ केयर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको नहीं डेवलप करेंगे तो तबाही होगी। तो मेरा ख्याल है ये हमें लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि, और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर के लिए, कि हमारा क्या सर्वेलेंस सिस्टम है, किस तरह से हमने अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्ट करके उसको हमने बेहतर बनाना है यहाँ से आगे। अब ये अब चॉइस नहीं होगी, ये मजबूरी होगी हमारी। तो ये मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कोविड के अंदर। दूसरा जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि रमज़ान अब ख़त्म हो रहा है, अल्लाह ताला सबके इबादत को कबूल करे, ईद आ रही है। मेरी सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इवन तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने तौर पर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाइए। याद रखिए ये एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जिसकी कि कोई इलाज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सबको पता है कि लॉकडाउन लंबा नहीं चल सकता, ये बड़ी छोटी सी चीज होती है उसके जोर को तोड़ने के लिए। कोई भी कंट्री लॉन्ग टर्म लॉकडाउन, लेकिन हमने उस अपॉर्चुनिटी को भी गंवा दिया। तो अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर और आगे हमें इस चीज़ से बचाए। तीसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो हमारा निज़ाम है, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उभर के आई हैं कि हाउ पैथेटिक और रिसर्च सिस्टम इज, कि हम हर चीज़ के लिए गोरों की तरफ या अंग्रेज की तरफ देखते हैं। इस पे मैं मल्टीपल टॉक्स दे चुका हूँ कि क्या इस सिर्फ गोरे की जिम्मेदारी है कि वो नई दवाई बनाए, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि नई वैक्सीन बनाए। तो आई थिंक ये हमारे लिए फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज़ के अंदर सोचें। और जैसे मैंने पहले आपको कहा, खासतौर पर आप जैसे आदमी को जो अहले इल्म है इस फील्ड में, कि ये जो टेलीमेडिसिन का जो इल्म है ये अब प्रोग्रेस करेगा तो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमर्शियल लेवल पे दुनिया भर में उसको आप आम करें और उसको इन्वेस्ट करें और उसको लोगों को लेके जाएं। और पाकिस्तान में भी हमें उस चीज़ को करना चाहिए। और लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ईदें बहुत सारी आएंगी, अगर एक ईद में हमने नए कपड़े नहीं पहने तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। तो खुदा के वास्ते अपने आप पे रहम करें, अपने बच्चों पे रहम करें और अपने वालिदैन के। और मैं इस बात पे एंड करता हूँ अपनी बात को कि एड यंग एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने द अटलांटिक में ये आर्टिकल लिखा कि इस पेंडेमिक के बाद एक और पेंडेमिक आने वाली है जो कि डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। अगर मेरी वजह से मेरी वालदा की डेथ हो गई तो सारी उम्र वो स्कार मैं अपने दिल से नहीं मिटा सकूंगा। तो काइंडली थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सोचें और एहतियात कर लें तो हमारा सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच।